नेक्स्ट पेज इज वे टू जनरल। इसके ऊपर आप लिखेंगे जी फास्ट रीड। ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपने एक बारी पढ़ लेना है। मैं भी सिर्फ एक बारी रीड करूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ द नीति, प्रोवाइड द requisite coordination and support framework for the नीति to carry out its mandate। तो वो कहता है कि जी कौन कौन से एरियाज हैं जो कि नीति के अंदर कवर अप होते हैं। ऑल द एरियाज, हमारे देश के अंदर जो भी इश्यूज आपके मन में आते हैं कि सर हमारे देश के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए, तो वो सारे वर्टिकल्स की लिस्ट हमने यहाँ पर आपको दी है। मैं एक बार फास्ट रीड करूंगा जी, बहुत डेप्थ में इसको नहीं करना, और आपने भी एक बार रीड करना है। To be very honest, while I was preparing the notes for you, I once thought कि मैं ये कट ही कर देता हूँ, मैं ये पेज डिलीट ही कर देता हूँ, बट देन आई थॉट कि जी चलो एक बार रीड करने में तो कुछ नहीं जाता। अब आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है, स्टडी मटेरियल ऑफ द सीसेट में गिवन है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। बट इसमें से कोई भी एमसीक्यू नहीं बनता और आपने सिर्फ एक बार रीड करना है। तो वो कहते हैं कि द लिस्ट ऑफ द वर्टिकल्स जिसके ऊपर नीति आयोग अपने फैसले ले सकता है, तो they are agriculture, health, women and the child development, governance and research, HRD, skill development and employment, rural development, sustainable development goals, energy, managing urbanization, industry, infrastructure, financial resources, natural resources and environment, science and technology, state coordination and decentralized planning, social justice and empowerment, land and water resources, data management and analysis, public-private partnerships, project appraisal and the management division, development monitoring and evaluation offices। तो वो कहते हैं these are the various areas जिसके ऊपर नीति आयोग जो है वो अपने फैसले लेता है, जिसके ऊपर वो they do their thinking process and take the decisions। so नीति आयोग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जी वो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। सो मैं जल्दी से एक बार ये सारा क्विकली रिकैप आपके लिए कर देता हूँ जी, जल्दी से रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया। मैंने आपको बताया जो प्लानिंग कमीशन है वो 65 ईयर ओल्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको 2015 के अंदर खत्म कर दिया गया। सो जो चेयरपर्सन है नीति आयोग के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के अंदर जो गवर्निंग काउंसिल है, ऑल द सीएम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर गोइंग टू बी द मेंबर, प्लस जितने भी गवर्नर्स हैं हमारी यूटीज के वो भी इसके अंदर आएंगे। मेंबर सेक्रेटरी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सीईओ, एंड टू बी नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और जिनको टाइम टू टाइम हम इंक्लूड कर सकते हैं। फुल टाइम मेंबर्स कंपैरेटिव टू प्लानिंग कमीशन यहाँ पे कम कर दिए गए हैं, बट दे आर। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर तो नहीं है, बट यहाँ पर आया था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हमारे पास हैं जो कि 4 मिनिस्टर्स हो सकते हैं जी। और जो भी हमारे देश के सबसे बड़े मिनिस्टर्स हैं जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे जो हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के वो कहते हैं जितने भी काम होते हैं इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिजाइनिंग द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक एंड द नॉलेज इनोवेशन हब। And these were the list of the various verticals, various areas जिसके ऊपर जो नीति आयोग है वो अपने फैसले ले सकती है। So you can go through it once again, but need not to memorize it at all. Fine, are we good so far? चलेंगे जी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। So friends, I have brought up a small video for you on the YouTube. It is the Prime Minister Modi's speech on the maiden annual lecture on transforming India. So इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको नीति आयोग के बारे में बताएंगे। Although this is 14 minutes and 38 seconds, definitely we are not going for the complete one, but definitely at least first 2-3 minutes we will listen to Modi ji and they will be telling you कि नीति
आयोग हमने क्यों बनाया, क्या काम ये करता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने जस्ट अभी कवर अप किए। एंड इट इज गुड टू लिसन बाय हिम द वे ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज थॉट्स। सो लेट अस लिसन टू हिम। Shanmugaratnam, Deputy Prime Minister of Singapore, my fellow ministers, chief ministers, invited speakers and friends. There was a time when development was believed to depend on the quantity of capital and labor. Today we know that it depends as much on the quality of institutions and ideas. Early last year, a new institution was created, namely the National Institution for Transforming India, or NITI. सो दिस इज द फुल फॉर्म जो उन्होंने बताई है कि नीति की, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको शॉर्ट में हम नीति कह रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI was created as an evidence-based think tank to guide India's transformation. One of NITI's functions is to mainstream external ideas into government policies. Through collaboration with national and international experts, to be the government's link to the outside world, outside experts and practitioners, to be the instrument through which ideas from outside are incorporated into policy making. The government of India and the state governments have a long administrative tradition. This tradition combines indigenous and external ideas from India's past. This administrative tradition has served. So, as you have already heard, मोदी जी भी वही सारी बातें बता रहे हैं कि नीति आयोग हमने क्यों बनाया। It is working as a think tank and it will foster the cooperative federalism. और हमें सबकी जरूरत है जी, एक अच्छी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है और जिसके अंदर एवरीवन विल बी पार्टिसिपेटिंग, सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं, सिर्फ स्टेट लेवल के ऊपर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड मेनी अदर एक्सपर्ट, बोथ इंडियन एंड आउटसाइड। India well in many ways. Above all, it has preserved democracy and federalism, unity and integrity in a country of glorious diversity. These are not small achievements, yet we now live in an age where change is constant and we are variables. We must change for both external and internal reasons. Each country has its own experiences, its own resources, and its own strengths. So friends, I'm stopping the video in between and I would really appreciate if you watch this complete video by yourself on the YouTube. आप पूरा सुनेंगे तो आपको नीति आयोग के बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता लगेगा। कुछ पॉइंट शायद आपके नोट्स में बताने रह गए हैं which definitely will get covered from this video. So I do recommend कि आप प्लीज इसको go through करें and चलिए फिर हम आगे अब अपने नोट्स को ही प्रोसीड करते हैं।
So friends, we are moving ahead to the next topic, which is a bit related to the नीति आयोग only, जो हमने अभी कवर अप किया. दैट इज अ सस्टेनेबल एक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. यहाँ पे ना एम्फोसाइज किया गया ऑन द ह्यूमन कैपिटल. हर एक देश के पास एक ह्यूमन कैपिटल होती है और आपकी ये वाली कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी अच्छी आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी, ह्यूमन कैपिटल मतलब हम सब, ठीक है, जितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग आपके पास होंगे, वो जितने हेल्दी होंगे, जितने अच्छे उनके ब्रेन्स होंगे, आपका देश भी उतना ज्यादा ग्रो करेगा. बट इफ उनमें से ज्यादातर लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आपकी ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं है तो सॉरी, आपका देश ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता. सो विद दिस कॉन्सेप्ट नीति आयोग ने एक प्रोग्राम रन किया जी, जिसका नाम रखा सस्टेनेबल एक्शन. ठीक है, सस्टेनेबल मतलब जो कि लॉन्ग टर्म में हम कंटिन्यू कर सके फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो 3 स्टेट्स यहां पर पिक की, तो एक मध्य प्रदेश, एक झारखंड और एक उड़ीसा. तो इन्होंने एनालाइज किया. टू स्टार्ट विद मैं रीड करवा देता हूं और इसमें काफी कुछ आपको पता लगेगा. वो कहता है कि जो हमारा ये सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, साथ. द प्रोग्राम फॉर द सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल फोकसेस अपॉन 2 मेन सेक्टर्स. इन्होंने 2 मेन सेक्टर्स के ऊपर काम किया. कहते हैं कि जी एजुकेशन एंड हेल्थ. मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन कैपिटल की जो बिगेस्ट एसेट्स हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, अगर वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और बहुत हेल्दी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल इज गुड, दैट इज स्ट्रांग. तो वो कहते हैं कि जी एंड टू बिल्ड द 3 रोल मॉडल स्टेट्स. और अभी देखिए वो कहते हैं कि जी पूरे देश को इकट्ठे उठा लेंगे ना तो फिर इतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा. हम क्या करते हैं, 3 स्टेट्स को उठाते हैं, उससे बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनको स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि ऐसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए. तो हमने जो 3 स्टेट्स उठाई वो आगे आ भी रहा है. आफ्टर एन इलैबोरेट सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड अपॉन द चैलेंज मेथड, 3 स्टेट्स नेमली झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. तो कहते हैं कि जी 3 हमने यहां से पिक की फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो ये जो 7 का हमारा प्रोजेक्ट था, इसमें हमने 3 स्टेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे कि हेल्थ एंड एजुकेशन, और उसके लिए हमने कहा कि जी हम 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनाएंगे. और वो 3 कौन सी होंगी, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. और फिर वो कहते हैं कि इसमें हमारे नॉलेज पार्टनर्स हमने लेकर आए. द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स अलोंग विद द नॉलेज पार्टनर्स. नॉलेज पार्टनर हमने किसको बनाया, BCG, दैट इज द बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, और पिरामिल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप. और वो दूसरी कौन सी थी, पिरामिल फाउंडेशन. सो अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये जो इमेज है, यहां पर भी इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं. दैट इज BCG, द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एंड द पिरामिल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप. कंसोर्शियम मतलब ये मिलके काम करेंगे जी नीति आयोग के साथ एज अ फैसिलिटेटर एंड द कोऑर्डिनेटर इन द प्रोसेस. सर वी गुड. मैं फिर से बताता हूं, जो 7 है जी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2 थे, हेल्थ एंड एजुकेशन. और इन दोनों को हमने कहा कि जी हम ट्रांसफॉर्म करके अच्छी ह्यूमन कैपिटल अपने देश में जनरेट करेंगे. रोल मॉडल के तौर पे हमने 3 स्टेट्स को पिक किया, झारखंड, MP एंड उड़ीसा को. और नीति आयोग ये काम को अच्छे से कर सके, हमने नॉलेज पार्टनर किसको बनाया, BCG को एंड पिरामिल फाउंडेशन को. The project is implemented in 3 phases over the period of 30 months. देखिए 30 मंथ्स का टाइम इन्होंने लिया. 30 मंथ्स का मतलब 2.5 साल. मैंने आपको बताया था ना कि जो नीति आयोग है, इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. प्लानिंग कमीशन हमेशा सारा काम कितनी देर में करता था, 5 ईयर प्लान के अंदर. लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं है जी, इनके पास कोई 5 ईयर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी काम करना है 5 साल में ही करना है. अगर 3 साल का काम है तो 3 साल में करो ना, अगर 2 साल का काम है तो 2 साल में करें, और अगर 10 साल का काम है तो फिर 10 साल में करो, फिर 5 साल में कैसे होगा. तो वो कहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट को हमने कहा कि जी 3 फेजेस में हम लेकर आएंगे और टोटल 30 मंथ्स का होगा. और ये कब खत्म होगा, 2020 के अंदर. The 2 phases of the project have been completed. अब सिर्फ 3rd phase है जिसकी implementation चल रही है, and which will last for 18 months. और 18 months के अंदर we will be concluding the 3rd phase as well.
फिर हमने कहा सर ये जो आपने 7 एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था इसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी, दैट इज इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्कूल्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड द मध्य प्रदेश। और वो कहते हैं बहुत ही डेप्थ में हमने पहले डायग्नोसिस किया। देखिए किसी भी बीमारी का इलाज करना होता है ना, तो सबसे जरूरी क्या है, उसका डायग्नोसिस हो जाना। बहुत बार अपने रिलेटिव्स में भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जी वो इस चीज से बड़े परेशान है, उनका हेडेक होता है और समझ ही नहीं आ रहा क्यों होता है। किसी का पेट दर्द होता है, वो कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है कहां पर, क्या गलत कर रहे हैं। अगर कोई डायग्नोसिस कर दे तो हम इसका इलाज भी करवा लेंगे, बट पहले पता तो लगे कि बीमारी है कहां पे, मुश्किल है कहां पे। सेम वे तो आप क्या कहते हैं कि जी इतने डॉक्टर्स को दिखाया, फिर जाकर एक डॉक्टर मिले और वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि उसने बीमारी पकड़ ली, उसने डायग्नोसिस कर लिया। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है ना, देन यू आर गुड एट योर वर्क। तो वो कहता है कि जी सबसे पहले तो हमने इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस, मैंने आपको ना नीति आयोग में एक और बात बताई थी, दैट इज इट इज बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट द टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो यहां पर सबसे पहले हमने डायग्नोसिस किया जी, ग्राउंड लेवल पे जाकर, स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर देखा जी कि एजुकेशन सिस्टम है कैसा झारखंड का, उड़ीसा का और मध्य प्रदेश का। फिर जब हमें पता लग गया कि जी प्रॉब्लम कहां पे है, हमने स्टेट ने ट्रांसफॉर्मेशन रूट मैप्स रिलीज किए कि कैसे अब इनको चेंज किया जाएगा। पता लग गया कि हम एक्चुअल में कहां पर है, पता लग गया एक्चुअल में जाना कहां पर है, स्टैंडर्ड भी पता लग गया, एक्चुअल भी पता लग गया डेविएशन क्या है। अब वो कहता है कि जी रोड मैप बना रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए हमने रोड मैप्स रिलीज किए फॉर ऑल द 3 स्टेट्स which contain the quarterly milestone। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के हमने माइलस्टोन बनाए कि इस 3 महीने में ये होना चाहिए, फिर अगले 3 महीने में ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, कमिटेड फॉर ईच इनिशिएटिव। सो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स रिलीज किए गए फॉर ऑल द 3 स्टेट्स। तीनों का देखिए सेम तो नहीं बना सकते, सबके लिए अलग अलग हमने बनाया, बिकॉज शायद कहीं पे स्टडी का, एजुकेशन का लेवल अच्छा हो, किसी स्टेट में शायद कम अच्छा हो, तो सबके लिए एक प्लान नहीं वर्कआउट करेगा, सबके लिए अलग अलग रोड मैप्स बनाए। और जिनकी जो रिपोर्टिंग थी, जिनको जो गोल्स दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनको क्वार्टरली माइलस्टोन है। देखिए मैं आपको 3 साल का गोल दे देता हूं, 3 साल के बाद मेरे को पता लगता है कि आपने तो अपना गोल अचीव किया ही नहीं, ठीक है, देन इट विल बी अ वेरी सैड थिंग। तो मैंने क्या किया, 3 साल के गोल्स को, 2.5 साल के गोल्स को डिवाइड कर दिया क्वार्टरली, ठीक है। अब क्या होगा, मैं हर क्वार्टरली आपसे रिपोर्ट मांगूंगा कि जी इस क्वार्टर में इतना हो जाना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ। मैं 3 साल या 2.5 साल वेट नहीं करूंगा ये जानने के लिए कि आप कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। हर क्वार्टर के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और फिर आपको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्रिटिकल इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग द स्कूल मर्जर्स, वो कहते हैं कि जी काफी अच्छे हमने एक्शंस लिए, जैसे कि स्कूल्स को मर्जर करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक स्कूल छोटा है जी, 5 स्कूल हैं जो छोटे स्कूल्स हैं और वो बड़े लेवल के अमेनिटीज नहीं प्रोवाइड करवा पाते, किसी के पास इतने फंड्स नहीं होते, बट अगर उन 5 को जोड़ देंगे तो उनके पैसे भी जुड़ जाएंगे। फिर हिंदी में कहावत है कि एक और एक 11। सो आपकी स्ट्रेंथ मल्टीफोल्ड हो जाती है जब आप मिलके काम करते हैं। तो हमने बहुत सारे स्कूल्स को मर्ज करवा दिया ताकि वो ज्यादा रिसोर्सफुल हो, उनमें ज्यादा स्टूडेंट्स हो, ज्यादा फीस स्ट्रक्चर हो और ज्यादा अमेनिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सके। रीमीडिएशन प्रोग्राम्स हमने बनाए, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग द टीचर रिक्रूटमेंट। हमने टीचर्स, देखिए अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द टीचर्स। जितने अच्छे टीचर्स होंगे हमारे देश के अंदर, उतने ही अच्छे हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे। सो वो कहते हैं कि जी ट्रेनिंग किया, मॉनिटर किया, किसको, टीचर्स की रिक्रूटमेंट को, रैशनलाइजेशन की, कौन से टीचर की कहां पर जरूरत है, उसको यहां पर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन की गई, तो वो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस को भी रीऑर्गेनाइज किया गया एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल, ठीक है। सो हमने क्रिटिकल इंटरवेंशंस की, स्कूल को मर्जर किया, रीमीडिएशन प्रोग्राम्स बनाए, ट्रेनिंग की, मॉनिटर किया और अच्छे टीचर्स को रिक्रूट किया, रैशनलाइज किया कि कौन से टीचर को कहां पर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी रीऑर्गेनाइजेशन की गई एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल। And the progress of the project is being monitored through the National Steering Group।
ठीक है जी। एनएसजी जो है वो मॉनिटर करेगा, इन्होंने इंप्लीमेंट करने में नहीं कोई हेल्प करना, बट इंडिया के अंदर ना हमारी एग्जीक्यूशन बहुत कमजोर है। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, प्लान बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसके लिए वो कहता है कि जी हमने एक मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से ग्रुप एम्प्लॉय किया, दैट इज एनएसजी एंड द सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट CPMU एट नेशनल लेवल और स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एट द स्टेट लेवल। तो क्योंकि दोनों स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, नीति आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये काम कहां पर हो रहा है, स्टेट लेवल पे, तो दोनों ने अपनी मॉनिटरिंग यूनिट्स अलग अलग बना लिए। तो वो कहता है एक नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप और CPMU ये दोनों काम करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो कि उनको रिपोर्ट देते थे कि जी किस लेवल पे काम चल रहा है, और एक स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट हमने बनाया जो कि स्टेट लेवल के ऊपर तीनों स्टेट्स को बताता था कि काम कितने अच्छे से चल रहा है। सो वी आर डन विद इट। मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवा देता हूं 7 के बारे में। मैंने आपको बताया व्हाट इज द नीड। सो द नीड वाज, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल को हम ट्रांसफॉर्म करें। जितने अच्छे हमारे यहाँ पे लोगों की एजुकेशन और हेल्थ होगी, हमारा देश भी उतना ही ज्यादा तरक्की करेगा। और जिसके लिए हमने क्या बनाया जी, 7 को हमने बनाया, और इसके 2 मेन सेक्टर्स थे, एक एजुकेशन और हेल्थ। और स्टार्ट हमने कैसे किया, 3 रोल मॉडल स्टेट्स हम बनाएंगे जी। वो 3 स्टेट्स हमने कौन सी उठाई, झारखंड, MP एंड उड़ीसा। और फिर इसमें हमने हेल्प ली जो हमारे नॉलेज पार्टनर्स थे, विच वॉज द BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, और जो दूसरे थे दैट इज PFEL, दैट इज द पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप। और 3 फेजेस के अंदर हम इसको लेकर आए। टोटल 30 मंथ्स का हमने टाइम लिया, जिसमें से पहले 2 फेजेस तो इंप्लीमेंट हो भी चुके हैं, कंप्लीट हो भी चुके हैं, और जो तीसरा है वो अभी अंडर गोइंग है। 2020 में इसने कंप्लीट होना था और इसकी ड्यूरेशन थी 18 मंथ्स की। व्हाट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ दिस 7 प्रोग्राम। सबसे पहले हमने कहा कि सब पॉइंट नंबर 1, हमने बहुत अच्छे से डायग्नोसिस किया कि एक्चुअल में एग्जिस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड तो हम पहले ही सेट कर चुके थे, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने रूट मैप्स रिलीज किए फॉर ऑल द 3 स्टेट्स अलग अलग, और फिर उसमें क्वार्टरली माइलस्टोन बनाए ताकि हम बार बार रीचेकिंग कर सकें कि काम किस लेवल का चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, फिर वो कहते हैं क्रिटिकल इंटरवेंशन हमने की, जैसे कि स्कूल्स को मर्जर किया, रीमीडिएशन प्रोग्राम्स बनाए, ट्रेनिंग की, मॉनिटरिंग की, अच्छे टीचर्स को रिक्रूट किया, रैशनलाइज किया, और इंस्टीट्यूशंस लेवल के ऊपर भी अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जी, इनको भी रीऑर्गेनाइज किया। एंड लास्ट में हमने क्या कहा कि मॉनिटरिंग के लिए हमने अलग अलग यूनिट्स बना रखे थे, जैसे कि सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट था जो कि सेंट्रल को रिपोर्ट देता था, और एक स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट था जो कि स्टेट लेवल के ऊपर उनको रिपोर्टिंग देता था। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस क्लास। इसके अंदर हमने नीति आयोग वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया और पहले 4 पेजेस को हमने थरली कवर अप किए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो till then, take care, have a good time, and please अच्छे से revise कीजिए, and only then move ahead. Thank you so much. Good times.